तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया जो बना के रास्ता भीड़ से निकल गया। देखिए आज 15 अगस्त है और आज ही के दिन जो है 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आज हम जो है सभी स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप सभी को जो है मैं स्वतंत्रता दिवस की जो है शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। देखिए चलिए आज का जो करेंट अफेयर्स है इसको पहले समाप्त कर लेते हैं क्योंकि आपको झंडा फहराने भी जाना है और मुझे भी जाना है। तो समय गंवाए बिना हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक किस देश में 2 और वर्ष के लिए भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का प्रबंधन करेगा। तो देखिए जो भारतीय स्टेट बैंक है ये बांग्लादेश में 2 और सालों के लिए भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का प्रबंधन करेगा। देखिए भारतीय स्टेट बैंक पहले से ही जो है भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का प्रबंधन कर रहा है और इसका ड्यूरेशन 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है बांग्लादेश में। और देखिए अभी हाल ही में इसके लिए जो है समझौता भी हुआ है और ये समझौता जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ढाका में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के बीच में हुआ है। और देखिए भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र जल्द ही ऑनलाइन फॉर्म भरने और फॉर्म जमा करने, स्लॉट बुकिंग और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की सुविधा भी शुरू करेगा। और देखिए वर्तमान में बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बांग्लादेश में 15 केंद्रों का जो है संचालन कर रहा है जहां पर जो है भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र का जो है काम चल रहा है। यानी कि जो बांग्लादेशी लोग हैं ये भारत में वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं इन 15 केंद्रों पर। देखिए ढाका में जमुना फ्यूचर पार्क में जो आपका भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र है ये 2018 में खोला गया था और ये सबसे बड़ा भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र है। और सबसे खास बात कि जो पहला भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र है ये कब खोला गया था। तो देखिए ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2005 में ढाका में शुरू किया गया था जो पहला भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र है बांग्लादेश में। ठीक है। देखिए भारतीय स्टेट बैंक की अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, दिनेश कुमार खारा, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। देखिए इसके पहले जब कभी जो है रजनीश कुमार जो है जब भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हुआ करते थे तो उस समय एग्जाम में बहुत पूछा करता था कि बताओ भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन है। तो अभी उनका नाम भूल जाइए, अभी वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार खारा है। और इसके स्थापना का वर्ष क्या है, 1 जुलाई 1955, ये भी बहुत पूछा गया है। और बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। देखिए बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। और बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका। और बांग्लादेश की पॉपुलेशन है 16.47 करोड़। और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद अब्दुल हामिद। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है शेख हसीना। इनका नाम तो आप भूल ही नहीं सकते हैं, नाम के आगे हसीना लगा हुआ है, ये कोड वर्ड है। ठीक है, ऐसे लोगों को याद करना चाहिए, कुछ ना कुछ जो है यूनिक चीज़ें ढूंढ के उसको जो है को रिलेट कर लेना चाहिए किसी चीज़ से याद करने के लिए। अगला है कि भारतीय वायुसेना किस देश के साथ उदार शक्ति नाम का एक द्विपक्षीय अभ्यास करेगी। तो देखिए भारत की जो वायुसेना है ये मलेशिया की वायुसेना के साथ उदार शक्ति नाम का जो है एक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास करने जा रहा है। और ये जो है पहला युद्धाभ्यास होगा भारत और मलेशिया की वायुसेना के बीच, जिसका नाम क्या है, उदार शक्ति। और देखिए जो मलेशिया की वायुसेना है उसको रॉयल मलेशियाई वायुसेना कहते हैं और भारत की वायुसेना को भारतीय वायुसेना कहते हैं। तो भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच में ये आयोजित किए जाने वाला पहला द्विपक्षीय अभ्यास है, इसका नाम है उदार शक्ति। और देखिए भारतीय वायुसेना जो है इसका Su-30 MKI और C-17 विमान जो है ये इस युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट करेगा, जबकि रॉयल मलेशियाई वायुसेना का Su-30 MKM विमान जो है ये इस जो है युद्ध अभ्यास में भाग लेगा। और देखिए ये 4 दिनों तक चलने वाला एक युद्ध अभ्यास है जिसमें दोनों वायुसेनाओं के बीच में विभिन्न हवाई युद्ध अभ्यास जो है आयोजित किए जाएंगे। देखिए भारतीय वायुसेना के बारे में आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना जो है इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को यानी कि अंग्रेजों के समय में ही की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके चीफ हैं वर्तमान में विवेक राम चौधरी। और जो मलेशिया देश आपका है इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर और करेंसी यहाँ की है मलेशियन रिंगिट। और मलेशिया की टोटल पॉपुलेशन है 3.24 करोड़ और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है यानी कि भाषा है मलय। देखिए एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि मलय किस देश की भाषा है, तो मलय जो है ये मलेशिया की भाषा है। अगला है कि हाल ही में किसने जम्मू में 7वीं कक्षा की छात्रा 11 वर्षीय सनिध्या शर्मा द्वारा लिखित
रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स नाम का एक कविता पुस्तक का जो है विमोचन किया। तो देखिए इसका विमोचन डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में 7वीं कक्षा की एक छात्रा है जिनका नाम जो है सनिध्या शर्मा है। इन्होंने एक किताब लिखी है रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स। तो इनकी पुस्तक का विमोचन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किया। और इस पुस्तक की खास बात यह है कि ये पुस्तक जो है ब्लू रोज पब्लिशर्स के द्वारा जो है प्रकाशित की गई है। अगला कि हाल ही में किसके द्वारा लोकसभा में विद्युत संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया। तो देखिए जो आपका विद्युत संशोधन विधेयक 2022 है, इसको जो है केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने भी हाल ही में जो है पेश किया लोकसभा में। और देखिए आपको सुनकर हंसी आएगी कि जो आपका विद्युत संशोधन विधेयक 2022 है ये क्यों पेश किया गया है। मुझे तो थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है कि सरकार जो है इतना ज़्यादा निजीकरण क्यों कर रही है। देखिए अभी हाल ही में लोकसभा में जो भारत के ऊर्जा मंत्री आर के सिंह हैं, इन्होंने विद्युत संशोधन विधेयक 2022 को पेश किया है। और इस विधेयक का उद्देश्य संचार की तर्ज पर बिजली के निजीकरण की अनुमति देना है। यानी कि सरकार चाहती है कि अब जो है प्राइवेट सेक्टर जो है ये जो बिजली का सेक्टर है यानी कि पावर सप्लाई वाला मैटर है इसको संभाले। यानी कि अब जो है यूपीपीसीएल जैसी संस्थाएं नहीं होंगी, यानी कि सरकारी कर्मचारी आपको नहीं मिलेंगे बिजली विभाग में। इसका निजीकरण हो जाएगा तो अडानी और अंबानी जो है इसको खरीद लेंगे और प्राइवेट कर्मचारियों को रखा जाएगा जो कि जो है बिजली का भुगतान मतलब बिजली बिल का भुगतान आपसे लेंगी और सारी चीज़ें रेगुलेट करेंगी। तो उसमें भी मनमानी होगी, ये बहुत गलत है। और सबसे बुरी बात तो ये मुझे लगी कि अब देखिए बिजली विभाग में आप इंजीनियर भी नहीं बन पाएंगे, क्लर्क भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अगर ये विधेयक पास हो गया तो आप जो है बिल्कुल फंस जाएंगे, आपको प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी। देखिए केंद्र सरकार के अनुसार यदि ये विधेयक दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो ग्राहक के पास बिजली के आपूर्तिकर्ता को चुनने का विकल्प होगा। जैसे टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं के लिए आप जो है अपने अपने नेटवर्क को चुनते हैं। कहने का मतलब सरकार एक बहाना ये बना रही है कि आप जैसे एयरटेल से जो है कनेक्शन लेते हैं अपने मोबाइल का, या फिर जो है वीआई से लेते हैं या फिर जियो से लेते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। वैसे बहुत सारी कंपनियां जो है ये आपकी सारे राज्यों में भारत के जो है उपलब्ध रहेंगी। आप चाहें तो जो है किसी भी कंपनी से बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं जिससे आपको सुविधा होगी। लेकिन देखिए जैसे अभी देखिए आपने जो है देखा कि रिलायंस जियो जब लॉन्च हुई तो ये फ्री थी बिल्कुल, ठीक है, सालों तक फ्री रही। उसके बाद फिर 99 रुपये लिया जाने लगा, फिर यही फिर 299 में कन्वर्ट हो गया, 199 होते होते अब जो है ये 350 तक भी पहुंच गया है। तो ऐसे ही बिल्कुल निजीकरण का कमाल जो है आपको दिखता रहेगा। अगला कि हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत में पाई जाने वाली कितने पक्षियों की प्रजातियों के संबंध में फील्ड गाइड प्रकाशित की है। तो देखिए अभी हाल ही में टोटल 1331 प्रजातियों के संबंध में एक फील्ड गाइड प्रकाशित की गई है और इसका नाम है फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया। और फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया शीर्षक वाली इस पुस्तक का प्रमोशन करने के लिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने 2 कार्यक्रमों का आयोजन किया। उनमें से एक का आयोजन 4 अगस्त 2022 को कोलकाता में किया गया, दूसरा आयोजन मुंबई में 13 अगस्त 2022 को किया गया था। देखिए जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निदेशक हैं जिनका नाम है धृति बनर्जी, इन्होंने बताया कि जो ये पुस्तक है फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया, इस बार इसमें सबसे खास बात ये रही कि इस पुस्तक में पक्षियों की अच्छी तस्वीरें प्रकाशित की गई हैं, जबकि सामान्य रूप से इन किताबों में स्केच होता था, यानी कि ब्लैक एंड वाइट जो है फोटो स्केच वाली लगती थी पहले, लेकिन अब इसमें जो है ओरिजिनल कलरफुल पिक्चर्स जो है आपको मिलेंगी। तो याद रखिएगा फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है अभी हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने जो है इसको प्रकाशित किया है और इसमें टोटल 1331 पक्षियों की प्रजातियों के संबंध में जो है डिटेल्स आपको मिलेंगी, आप इसको पढ़ सकते हैं खरीद कर। और एक प्रश्न जो आपका ये है कि क्या बिजली विभाग का निजीकरण सही है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप चाहते हैं कि बिजली विभाग का निजीकरण हो। और छठवां प्रश्न की हाल ही में किस संस्था ने मवेशियों के ढेलेदार त्वचा रोग यानी कि लंपी स्किन डिजीज के उपचार के लिए लुम्पी प्रोवैक इंड टीका विकसित किया। तो देखिए इस लुम्पी प्रोवैक इंड नाम के टीके को विकसित किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने। देखिए जो आपका ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, तो इसके कई सारे इंस्टीट्यूट जो है पूरे भारत में स्थित हैं। तो टोटल इसके जो 2 मतलब इंस्टीट्यूट हैं दोनों ने मिलकर ये दवा बनाई है लुम्पी प्रोवैक इंड।
देखिए इन दोनों संस्थानों का नाम क्या है जिसने इस वैक्सीन को विकसित किया है। पहले का नाम है ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन, जिसको ICAR-NRCE भी कहते हैं। ये आपका हरियाणा के हिसार में स्थित है। और दूसरी संस्था आपकी है ICAR भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, और ये आपका उत्तर प्रदेश के जो है इज्जत नगर में स्थित है। और इन दोनों ने मिलकर जो है इस सजातीय जीवित क्षीण LSD वैक्सीन, जिसका नाम है लुम्पी प्रोवैक, इनको विकसित किया है। देखिए बहुत सारे राज्यों में अभी हाल ही में जो है देखने को मिला था कि जानवरों के शरीर पर, देखिए यहाँ पे गुठली गुठली दिख रही है, तो इस प्रकार की बीमारी जो है ये दिख रही थी। और इसी के उपचार के लिए इस वैक्सीन लुम्पी प्रोवैक इनको जो है विकसित किया गया है। और देखिए जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, इसने बताया है, मतलब इसके जो उप महानिदेशक हैं जिनका नाम है BN त्रिपाठी, इन्होंने भी हाल ही में अपने स्टेटमेंट में कहा कि ये दोनों संस्थान जो है ये हर महीने मिलकर जो है इस दवा की 2.5 लाख खुराक का उत्पादन कर सकते हैं। और भारत में आपको बता दूं पहली बार जो आपकी ये बीमारी है लुम्पी स्किन डिजीज, जिसको लंपी स्किन डिजीज आप बोल सकते हैं, मवेशियों में ढीलेदार त्वचा रोग भी बोल सकते हैं, तो ये 2019 में पहली बार उड़ीसा में जो है देखा गया था। अगला प्रश्न है कि वन नेशन वन कार्ड योजना जो है ये कब लॉन्च की गई थी। योजनाओं के लॉन्चिंग की तिथि जो है जरूर याद किया कीजिए। अगर कोई योजना बहुत ही सक्रिय रूप से चल रही है तो उसको तो याद करना बनता है, क्योंकि वो एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो उसी में से एक योजना है वन नेशन वन कार्ड योजना। देखिए ये 9 अगस्त 2019 को जो है लॉन्च की गई थी, और अभी हाल ही में इसको 3 साल टोटल पूरे हो गए। और ये योजना क्या चीज़ है, देखिए ये योजना जो है ये अब पूरे भारत में लागू कर दी गई है। और इसमें असम जो है जून 2022 में शामिल होने वाला नवीनतम राज्य है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला नवीनतम राज्य कौन सा है, तो ये आपका है असम। ठीक है, ये जून 2022 में अभी हाल ही में जो है इसमें शामिल हुआ है। और इस योजना का लाभ क्या है, देखिए एक देश एक राशन कार्ड योजना, यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो आपकी है, इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के दायरे में आने वाले लोग अब पूरे देश में कहीं भी सब्सिडी वाला जो अनाज है इसको ले सकते हैं। यानी कि अगर आप बिहार के हैं, आपके पास राशन कार्ड बस होना चाहिए। आप अगर मुंबई में जॉब कर रहे हैं तो आप मुंबई में जो है अपना राशन कार्ड दिखाकर मुफ्त वाला सब्सिडी वाला राशन ले सकते हैं। यानी कि पूरे देश में कहीं भी ले सकते हैं, कहीं के भी आप हो। ठीक है, देखिए आपने देखा होगा गाँव में बहुत बवाल होता है। आपका कोठेदार आपको धमकी देता है भैया इतना ही मिलेगा, तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप बगल वाले गांव में जाइए, वहाँ से जो कोठेदार है उससे भी राशन ले सकते हैं अपने राशन कार्ड से। ठीक है, तो ये वन नेशन वन का राशन कार्ड योजना जो ये काफ़ी हेल्पफुल रही है और इसकी तारीफ की जानी चाहिए। ठीक है, अगला है कि नीति आयोग की संचालन परिषद की जो 7वीं बैठक है इसकी अध्यक्षता किसने की। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में नीति आयोग की संचालन परिषद की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। और एक खास बात और है, इसके पहले जो 6वीं बैठक थी ये आपकी 2019 में आयोजित की गई थी। बीच में क्या हुआ कि कोरोना आ गया, इसलिए जो है इसकी व्यक्तिगत बैठक नहीं हो पाई थी। छोटी मोटी बैठकें तो हुई थी, लेकिन व्यक्तिगत बैठक इसकी नहीं हो पाई। और देखिए हाल ही में जो संचालन परिषद की 7वीं बैठक आयोजित की गई थी, इस बैठक में PM मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी सही जो है तमाम अधिकारी इसमें मौजूद रहे। और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात करें तो असम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उपलब्ध रहें, यानी कि उपस्थित रहें। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये दोनों जो है अनुपस्थित रहे। तो नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे अभी हाल ही में कोरोना हुआ था इसलिए हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, और अरविंद केजरीवाल का पता नहीं। देखिए नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, याद रखेगा। देखिए एक खास बात और है, पहले नीति आयोग जो है ये योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब योजना आयोग जो है इसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कर दिया गया। तो आज केवल 8 ही प्रश्न रखते हैं, क्योंकि आज जो है आपको स्वतंत्रता दिवस मनाने जाना है। बाकी कल हम जो है कल के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वैसे भी न्यूज़पेपर नहीं आया है, बहुत जो है मुझे मेहनत करके ये करेंट अफेयर जो है कलेक्ट करने पड़ते हैं।
देखिए बहुत मेहनत का काम होता है करंट अफेयर कलेक्ट करना। पहले अंग्रेजी न्यूज़पेपर को पढ़ो, फिर अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करो, उसके बाद फिर जो है उसको क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में डालो, फिर फ़ोटो लगाओ। सारी चीज़ें करने के बाद आपका ये पीडीएफ बहुत मेहनत के बाद जो है 2 से ढाई घंटे मेहनत के बाद 3 घंटे भी लग जाते हैं, तब ये पीडीएफ तैयार होता है। तो इसको अधिक से अधिक जो है डाउनलोड करके शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। और देखिए जितना ही लाइक करेंगे वीडियो को और इसको शेयर करेंगे, थोड़े से और भी छात्र जुड़ेंगे। एक शिक्षक तभी खुश होता है जब उसका क्लासरूम भरा होता है। तो इसको भरने का काम आपको करना है। बाकी बेस्ट से बेस्ट मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, इसीलिए जो है अब तक देखिए 2017 से मैं टीचिंग कर रहा हूँ ऑनलाइन यूट्यूब पे। और मैंने देखा है कि मतलब बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर 100% हमने स्कोर किया है करंट अफेयर में। तो ये ऐसा हमेशा होते रहेगा क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ करंट अफेयर पे। देखिए अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। आज का पहला प्रश्न है कि पहला अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग कहाँ आयोजित होगा, बताइए। दूसरा कि अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया था, बताइए। और तीसरा कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यानी कि विश्व अंगदान दिवस जो है हम कब मनाते हैं, बताइए। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल यूथ डे 2022 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 कब मनाया गया, बताइए। और पांचवा है कि वर्ल्ड संस्कृत डे यानी कि विश्व संस्कृत दिवस जो है इसको आपने कब सेलिब्रेट किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। पहला प्रश्न कल का था कि 9 अगस्त से 13 अगस्त 2022 तक किस स्थान के रविंद्र नाट्य मंदिर में 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया। तो देखिए रविंद्र नाट्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, मुंबई में। यहीं पर 22वां भारत रंग महोत्सव जो है ये आयोजित किया गया था। और देखिए दूसरा था कि हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर ला लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ससुर शशि थरूर को जो है ये सम्मान मिला है। और देखिए तीसरा था कि हाल ही में अमित बर्मन ने किस कंपनी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए अमित बर्मन डाबर के चेयरमैन हुआ करते थे। और चौथा था कि हाल ही में किसे उत्तराखंड का राज्य ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तो देखिए ऋषभ पंत को जो है उत्तराखंड का राज्य ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और पांचवा प्रश्न जो था ये आपका था कि हाल ही में किसने स्पार्क अंतरिक्ष संग्रहालय नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो देखिए इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने लॉन्च किया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आप सभी जो है स्वतंत्रता दिवस मनाइए। जय हिंद।